जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को, यानी सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसके अलावा हमारे स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो ये तियानजिन चाइना में आयोजित किया गया था। तो मेजबान देश था चीन और ये तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? शी जिनपिंग ने की थी, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। भारत की तरफ से मोदी जी शामिल हुए थे। आपको एक बात जरूर नोट करनी है कि जो एससीओ है या संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चाइना में हुई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसके मेंबर की बात करें तो चाइना, बेलारूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। भारत 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। तो एजुकेट गर्ल्स नाम का जो एनजीओ है, ये भारत का एनजीओ है, तो इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। एजुकेट गर्ल्स की जो स्थापना है ये 2007 में की गई थी और ये लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एक एनजीओ है। इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स के अलावा साहिना अली को मिला है, जो कि मालदीव की हैं, और फ्लावियानो फ्लावी को मिला है, जो कि फिलीपींस के हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। देखिए 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला था, ये भारत के हैं। 2019 में रवीश कुमार को, 2018 में भरत वाटवानी को मिला था। तो ये कुछ भारतीय विजेता हैं जो हाल फिलहाल में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता रहे। अगला क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो टीसीए कल्याणी ने। तो टीसीए कल्याणी देश की नई महालेखा नियंत्रक या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है और वो 29वें नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। तो ये जो पद होता है यह भारत सरकार के व्यय विभाग के अंतर्गत होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी कौन है वर्तमान में? तो वो हैं संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन है? आंसर हो जाएगा रूस। तो कुछ समय पहले वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया गया था, तो इसमें रूस को सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। 163 देश इसमें शामिल थे। भारत को 115वां स्थान हासिल हुआ था। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश सिंगापुर को माना गया था और सिंगापुर विश्व में 6वें स्थान पर रहा है। टॉप 5 शांतिपूर्ण देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर ऑस्ट्रिया, 5वें स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। सबसे अशांत देशों में रूस सबसे नीचे रहा है और फिर उसके बाद यूक्रेन, सूडान, फिर डीआरसी और फिर यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भारत में बना पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया है और इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने डेवलप किया है और इसका नाम है विक्रम या विक्रम 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ।
तो प्रवीण वशिष्ठ को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है। उन्होंने शपथ ग्रहण की है 16 जनवरी 2026 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो यह भारत की सर्वोच्च सतर्कता संस्था है और ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर हुई थी और इसे 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ ने। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो 2025-26 का टाइटल विदर्भ ने जीता है। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो आयोजित की गई है यह इसका 33वां संस्करण था। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसमें 38 टीमों ने हिस्सा लिया था। 50 ओवर वाला फॉर्मेट था। विदर्भ ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है। सौराष्ट्र उप विजेता रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अमन मोखड़े को मिला था, जबकि सबसे ज्यादा विकेट अंकुर पवार ने हासिल किए हैं, ये सौराष्ट्र के थे। 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक या किस साल तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2030। तो एसबीआई ने यह कहा है कि भारत 2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नितिन नवीन। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार से इनका संबंध है। तो बिहार से वो पहले ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। नितिन नवीन की उम्र है 45 साल। नितिन नवीन बिहार के बैंकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने जीता है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन हुआ था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इस बार इसका 24वां संस्करण था। पुरुष एकल का विजेता कौन है? लिन चुन ई जो कि ताइवान के थे। महिला एकल की विजेता रही हैं आन से यांग जो कि साउथ कोरिया के थे। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन आयोजन है। 2008 से इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बना है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो पहला ऐसा शहर बना है जहां पर ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने सालों की सेवा के बाद रिटायर्ड हुई हैं? आंसर हो जाएगा 27 सालों की सेवा के बाद। तो नासा की अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स, तो 27 सालों की सेवा के बाद वो अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा से सेवानिवृत्त हो गई हैं और वो 3 मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं और उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक भी किया है। वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति भी हैं और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से उड़ान उन्होंने भरी थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। सुनीता लिन पांड्या उनका पूरा नाम है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या हैं जो कि गुजरात से हैं। ठीक है, और उनकी माता उर्सुलिन बोनी पांड्या हैं जो कि स्लोवेनिया देश की हैं, स्लोवेनियाई अमेरिकी हैं ये। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये ग्रासा मासेल को दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो 2025 का ये पुरस्कार ग्रासा मासेल को दिया गया है जो कि मोजाम्बिक देश की एक राजनेता, समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने
मोजाम्बिक देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह मोजाम्बिक देश की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनी थी। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो यह भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में यह दिया जाता है और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है और इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य है विश्व शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों, व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करना। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो FEV600 कूपन कोड यूज करना है। ये कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको लुसेंट के सभी टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, मिसलेनियस और स्पोर्ट्स, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो FEV900 कूपन कोड यूज करना है। ये लिमिटेड समय के लिए कूपन कोड है, तो इसको आप जरूर यूज करें। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में आपको फ्री मिलने जा रहा है। दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर्स और जीके, इन सभी के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ई बुक के कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 months 100, ठीक है। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है उसका कॉम्बो पैक मिलेगा। या तो आप अलग से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर इसका कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं। तो कॉम्बो पैक परचेज करने के लिए प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है, 12 months 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा। तो यहाँ पर 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट मिल जाएंगे और 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, लुसेंट जीके की जो PDF है, ये सभी PDF आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। तो इनको जाकर के आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज जीके की जो ई बुक है, PDF है, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, लगभग 4,000 टेस्ट हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप ये टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। US ओपन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया था। इस बार इसका 145वां संस्करण था। हार्ड कोर्ट पर यह खेला गया है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। पुरुष एकल के विजेता थे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। उप विजेता थे यानिक सिनर, जो कि इटली के हैं। जबकि महिला एकल की विजेता थी अरीना साबालेंका, जो कि बेलारूस देश की थी। उप विजेता थी अमांडा एनीसिमोवा, जो कि अमेरिका की थी। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें तो इसके पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर, ये इटली के। महिला एकल की विजेता थी मेडिसन कीज, जो कि USA की थी। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज थे, ये स्पेन के। महिला एकल की विजेता कोको गॉफ थी, जो कि अमेरिका की थी। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल के विजेता जेनिक सिनर थे, ये इटली के। और महिला एकल की विजेता इगा स्विएटेक थी, जो कि पोलैंड की थी। तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं 1 साल में, तो ये 2025 वाले सभी कवर हो गए हैं यहीं पर।
सीपी राधाकृष्णन भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो वह 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और वह एनडीए के उम्मीदवार थे, यानी कि जो भाजपा का गठबंधन है उसके उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। अगर हम सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो वो इससे पहले महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं। वो तमिलनाडु के कोयम्बतूर से 2 बार सांसद के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। वे लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उनका जन्म तिरुपुर, तमिलनाडु में 1957 में हुआ था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर को प्राप्त हुआ है। तो 2025 के जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसमें शहरों की एयर क्वालिटी को देखा गया है। तो अगर हम 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर मध्य प्रदेश का जबलपुर और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत रहा है। 3 से 10 लाख की आबादी में पहले स्थान पर अमरावती, 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास पहले स्थान पर रहा है। आपको इन सम्मानों में ये बात भी याद रखनी है कि इंदौर को उत्कृष्ट शहरी वेटलैंड प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया था और उदयपुर झीलों की सुरक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। विदेश में पहला अटल नवाचार केंद्र या अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अबू धाबी यूएई में स्थापित किया गया है। तो विदेश में पहला अटल इनोवेशन सेंटर संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है और यह अटल इनोवेशन सेंटर आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी वाले कैंपस में स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और ये जो अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है इसका उद्देश्य है भारत के नवाचार मॉडल को वैश्विक स्तर पर ले जाना। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशीला कार्की जो हैं वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं और वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आई थी, जन आंदोलन हुआ था। इसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया था और फिर इसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उन्नत जासूसी उपग्रह ओफैक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ओफैक 19 नामक जो सैटेलाइट था, जो कि एक जासूसी सैटेलाइट था, तो इसको इजराइल देश ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोलन कैंसर वैक्सीन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने कोलन कैंसर की वैक्सीन का अनावरण कुछ समय पहले किया है। तो रूस के FMBA यानी फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर के लिए एक नई वैक्सीन की घोषणा की है। तो ये जो वैक्सीन है ये जो कोलन कैंसर है उसके ट्यूमर पर 60 से 80% तक कमी ला सकती है, ये इसमें देखा गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो कोलन कैंसर होता है ये बड़ी आंत या मलाशय में होने वाला कैंसर होता है, यानी जो बड़ी आंत होती है उसमें होने वाले कैंसर को कोलन कैंसर बोलते हैं। तो रूस के द्वारा इसके लिए एक नई वैक्सीन बनाई गई है। भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है कि इससे पहले त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा भी भारत के पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं और पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला पहला कैंसर प्रदेश कौन है? लद्दाख। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, यानी कि इनकी स्थापना 1954 में हुई थी। और ये कला, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विज्ञान और अभियांत्रिकी, इन सभी क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। हर साल 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है। फिर मार्च अप्रैल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, जिसके दौरान ये पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। दोस्तों, पद्म विभूषण की बात करें तो धर्मेंद्र देओल, के.टी. थॉमस, सुश्री एन. राजम, पी. नारायणन और वी.एस. अच्युतानंदन को प्रदान किया गया है। धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत और वी.एस. अच्युतानंदन को भी मरणोपरांत ये प्रदान किया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी, ममूटी को दिया गया है और डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को प्रदान किया गया है। पीयूष पांडे, एस.के.एम. मलयानंदन, सतावर्धनी आर. गणेश, शिबू सोरेन को भी ये प्रदान किया गया है। उदय कोटक, वी.के. मल्होत्रा और बेल्लापल्ली नटेसन और विजय अमृतराज को पद्म भूषण 2026 दिया गया है। पद्मश्री में भी कुछ नाम हैं, जैसे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर, हरमनप्रीत कौर ये भी महिला क्रिकेटर हैं, और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत और एक्टर आर. माधवन को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न पार्क, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज थे, जबकि उप विजेता नोवाक जोकोविच थे, जो कि सर्बिया के थे। महिला एकल की विजेता एलेना रायबकीना थी, जो कि कजाकिस्तान की थी। उप विजेता आर्याना सबालेंका रही हैं, जो कि बेलारूस की थी। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड, इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के एटा में है, और जो छारी ढांड है ये कच्छ गुजरात में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अब 11 रामसर साइट हो गई हैं। और रामसर साइट क्या होती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली जो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स होती हैं उन्हें रामसर साइट बोला जाता है। और रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसकी शुरुआत 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। किस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा आदमपुर एयरपोर्ट। तो पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत दोस्तों 38वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 38वें स्थान पर है। तो WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। तो इसमें भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है जस्पे। क्या नाम है दोस्तों? जस्पे। तो जस्पे 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। इसका जो वैल्यूएशन है ये $1.2 बिलियन से अधिक का हो गया है। जस्पे की स्थापना 2012 में बिमल कुमार और शीतल लालबानी ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है? जब उस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो जाता है, तो वह कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो जस्पे का जो वैल्यूएशन है ये $1.2 बिलियन से अधिक का हो गया है, इसलिए ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है।
भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है? तो उन्होंने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। तो 1 फरवरी 2026 को भारत का बजट पेश किया गया था 2026-27 के लिए, और यह निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट था। और इस बजट भाषण में उन्होंने 85 मिनट बोला था। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, बजट की बात करें तो भारत में जो संविधान है उसमें बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट 2026 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का जो डिफेंस बजट है ये 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ हो गया है। इस बजट में ये बताया गया है कि भारत में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत में बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। देश भर में 4,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्वयं सहायता उद्यम यानी सी मार्ट की शुरुआत होगी। देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनेंगे। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। और ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना भी होगी, ये इस बजट में बताया गया है। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना शुरू की जाएगी। तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत होगी। किसानों के लिए AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये बजट 2026 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप नोट जरूर कर लें। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP के प्रमुख अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उनके बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी CM बनी है, और वह है महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM है। महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा एक और डिप्टी CM है एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष बने हैं, और वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। मिथुन मनहास 2007-8 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी बने थे। IPL में भी वो दिल्ली डेयर डेविल्स, पुणे वॉरियर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, इन सभी टीमों से खेलते रहे हैं। अगर हम BCCI की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। CEO हैं हेमांग अमीन, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, देवजीत सैकिया सचिव हैं, प्रभतेज भाटिया कोषाध्यक्ष हैं, मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत आगरकर, IPL के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल, पुरुषों के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं की टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर यानी मस्कट किसे घोषित किया गया है? तो क्लच, मैपल और जायू को। तो ये तीनों मस्कट घोषित किए गए हैं। और
जो क्लच है यह एक बाल्ड ईगल है, ये अमेरिका के लिए शुभंकर है। कनाडा के लिए शुभंकर है मैपल जो कि एक मूस है, और मैक्सिको के लिए शुभंकर है जायू जो कि एक जगुआर है। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप है ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाना है। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह सोनू निगम को प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? वो बना है बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा एनसीसी। तो एनसीसी के 35वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स बने हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2025 को की गई थी। एनसीसी की बात करें तो इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर बोला जाता है। 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और एकता और अनुशासन इसका स्लोगन या मोटो है। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वह बनारस घराने से संबंधित थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका निधन हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को, और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 1936 में हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये बनारस घराने से संबंधित रहे हैं, और इनके पिता थे बद्री प्रसाद मिश्र और उस्ताद अब्दुल गनी खान। छन्नूलाल मिश्र 2014 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रहे हैं। इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंटरव्यू किससे नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा जो इंटरव्यू दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी कि वो पुराने जो इंटरव्यू हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं पुराने इंटरव्यू देख करके। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो ये दोनों बिहार राज्य से संबंधित हैं, तो इन्हें हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। बिहार का जो गोकुल जलाशय है ये बक्सर जिला में है, और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो जोएल मोकेर, पीटर हॉबिट और फिलिप एगियन को। तो इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जो जोएल मोकेर हैं ये अमेरिका के हैं, पीटर हॉबिट अमेरिका के, और फिलिप एगियन ये यूके के हैं। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसके संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल हैं, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। और इस पुरस्कार की स्थापना सन 1900 में हुई थी, और पहली बार ये पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1969 से शुरू हुआ था। 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को डिस्कस करते हैं। तो शांति का नोबेल दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो को, ये वेनेजुएला की थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लासजलो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया था। केमिस्ट्री का दिया गया था 3 वैज्ञानिकों को, सुसुमो कितागावा ये जापान के, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के, ओमर यागी ये अमेरिका के। इसके अलावा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को प्रदान किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यह भारत में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भारत 2010 में भी नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल्स की मेजबानी कर चुका है।
इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। तो ये ट्रंप को प्रदान किया गया है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये थे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इन सभी को नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहां पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा।